वेलकम व्यूवर्स। 2 जून 2023 ओडिशा बालासोर। टाइम तब करेक्टली शाम के 6:50 हो रहे थे। बहानगा बाजार के लोग बहुत एक्साइटली अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि अभी कुछ ही मिनटों में उनके साथ एक भयानक घटना घटने जा रही है। दूर से एक ट्रेन को बहुत तेज़ी से आते हुए देखते हैं। उसके बाद अगले सेकेंड ही अचानक एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद हर जगह आग जलने लगती है और वो पूरा एरिया धुएं से कवर हो जाता है। तुरंत आसपास के लोग वहां जाके देखते हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उनको एक चीज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। उस ट्रेन में ट्रेवल किए हुए लोगों के चीखे। अगले 15 मिनट में 1 या 2 नहीं बल्कि 200 एम्बुलेंस वहां आते हैं। ऐसा उस रेलवे ट्रैक में क्या हुआ? और ये हादसा पिछले 100 सालों में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था। 1 या 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है। एक ट्रेन का एक्सीडेंट होना ही बहुत रेयर है। पहले सबको लग रहा था कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्सीडेंट अपने से नहीं हुआ। हमारा इंडियन रेलवे पूरे दुनिया में 4th बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में एक छोटा सा स्मॉल लूप होल को यूज करके ट्रेन के लूप लाइन को चेंज करके एक्सीडेंट कराने वाला वो आदमी कौन था? कुछ ही दिनों पहले उड़ीसा में हुआ यह इंसिडेंट पूरे इंडिया को हिला दिया था और उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इंडियन रेलवे में एक फ्लैगशिप ट्रेन था द शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। वो ट्रेन दिल्ली वेस्ट बंगाल में शालीमार स्टेशन से 3:30 में रवाना होकर चेन्नई पहुंचती है। उस दिन 3000 पैसेंजर्स के साथ वो ट्रेन शालीमार से रवाना होती है। रास्ते में 6:30 बजे शाम को उड़ीसा के बालासोर स्टेशन में पहुंचती है। 20 मिनट वहां रुकने के बाद वापस अपना जर्नी कंटिन्यू करते टाइम ही ये इंसिडेंट होता है। सो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ टोटल 3 ट्रैक्स थे। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3। अब ट्रैक 2 से ट्रैक 1 में शिफ्ट होने वाले जगह को ही लूप लाइन कहते हैं। सो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रैक 2 अप लाइन में जा रही थी। उसके बाद ट्रैक 1 में उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। उस टाइम उस ट्रेन का स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसी मैक्सिमम स्पीड में वो ट्रेन लूप लाइन की मदद से ट्रैक 2 से ट्रैक 1 में शिफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि जिस ट्रैक में कोरोमंडल एक्सप्रेस शिफ्ट हुआ था उस ट्रैक में पहले से ही एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी। इसके बारे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को कोई भी आइडिया नहीं था। क्या हो रहा है करके सोचने से पहले ही 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन से भिड़ती है। ट्रैक 1 में खड़ी हुई उस गुड्स ट्रेन में आयरन ओर्स था, सो उसके कारण उसका वेट भी बहुत ज्यादा था। और जब कोरोमंडल एक्सप्रेस उसके पीछे जाके भिड़ती है तो वो गुड्स ट्रेन अपने जगह से नहीं हिलता और सारा झटका कोरोमंडल एक्सप्रेस को लगता है और उसके 21 कंपार्टमेंट्स एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और उसके 16 कंपार्टमेंट्स इम्पैक्ट के कारण डीरेल हो जाते हैं। डीरेल होने के बाद हर एक कंपार्टमेंट्स की दूरी 100 मीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना भयानक हुआ होगा। सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि उस इम्पैक्ट के कारण रेल ट्रैक्स भी टूट के इधर उधर शैटर हो गए थे। तो सोच के देखिए पहले 3 कंपार्टमेंट्स में रहे लोगों का क्या हालत हुआ होगा। अब ये एक्सीडेंट होके थोड़ी ही देर के बाद ट्रैक 3 डाउन लाइन में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ऑपोजिट साइड में आ रही थी। ऑलरेडी इस एक्सीडेंट की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कंपार्टमेंट्स ट्रैक 3 में पड़ी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु एक्सप्रेस को इसके बारे में पता नहीं था। वो भी जाके कोरोमंडल कंपार्टमेंट से भिड़ती है और डीरेल हो जाती है। ऐसे ही करके पहले न्यूज में बोला जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थोड़ी देर के बाद नहीं आया, बल्कि तीनों ट्रेन का एक्सीडेंट एक ही टाइम में होता है। दिस ऑल हैपेंड एट द सेम टाइम।
मतलब कोरोमंडल एक्सप्रेस जब गुड्स ट्रेन से भिड़ा था उसी टाइम ऑपोजिट में बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी। ऑलमोस्ट बेंगलुरु एक्सप्रेस क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन उसी टाइम कोरोमंडल एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट्स बेंगलुरु एक्सप्रेस के पीछे 3 कंपार्टमेंट से भिड़ के उसको डिरेल कर देता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पहले 3 कंपार्टमेंट्स के पैसेंजर्स इंपैक्ट हुए उसी टाइम मर जाते हैं। अभी तक 277 लोग मरे हैं करके रिपोर्ट आई है। 1000 लोग ट्रेन के मलबे में फंस के इंजर होते हैं और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 16वें कंपार्टमेंट के लोगों को माइनर इंजरीज होते हैं और वो जब अपने कंपार्टमेंट से बाहर आके देखते हैं तब उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ। पहले उनको लगा कि ट्रेन ट्रैक से नीचे उतर गया है, लेकिन जब वो बाहर आके देखते हैं उस भयानक सीन को देखने के बाद ही इनको पता चला कि सिर्फ यही लोग लकीली छोटे इंजरीज के साथ बचे हैं, लेकिन बाकी कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल कर रहे लोगों का हालत बहुत ही भयानक था। हर जगह सिर्फ खून ही खून था। मरे हुए लोगों का हाथ, पैर और उनके बॉडी के पार्ट्स हर जगह बिखरे हुए थे और ये बताया जा रहा था कि उनको बचाने के लिए लोग उनके पास नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल था। ऐसा इंसिडेंट होने के बाद आसपास के लोग वहां पे आ जाते हैं और चोट लगे हुए लोगों को पानी देना, एम्बुलेंस को कॉल करके लोगों को भेजना, ऐसा करके मदद करने लगते हैं। सो ये बात न्यूज में आने लगती है और इसको सुनते ही उस ट्रेन में ट्रेवल किए पैसेंजर्स के रिलेटिव्स वहां आते हैं और वहां उस भयानक सीन को देख के और वहां पड़े हुए डेड बॉडीज को देख के प्लीज ये मेरी मम्मी नहीं होनी चाहिए, प्लीज ये मेरे पापा नहीं होना चाहिए, प्लीज ये मेरा बेटा या बेटी नहीं होना चाहिए करके प्रेयर करने लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह था कि कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स के बॉडीज को भी पहचान नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स भी पता नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन है। उस तरीके से कुछ पैसेंजर्स का बॉडी था। वहां सीन में आए फैमिली मेंबर्स पहले अपने अपने रिलेटिव्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन टाइम जाते जाते एटलीस्ट उनका बॉडी मिल जाए ऐसा करके सोचने लगते हैं। बहुत भीड़ होने की वजह से आसपास के एरिया में ट्रैफिक जाम हो गया था और वहाँ नाइट टाइम होने की वजह से लोगों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कौन कहाँ है करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सपोज कोई जिंदा बच भी गया होगा तो वो सुबह होते होते मर गया होगा। ज्यादा इंजरी हुए लोगों को एम्बुलेंस में पास वाले भुवनेश्वर सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। थोड़ी ही देर में पूरा हॉस्पिटल भर जाता है क्योंकि इंजरी हुए लोगों की गिनती 1000 से भी ऊपर था। वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस अचानक इतने सारे पेशेंट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन को समझ के उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। मैक्सिमम लोगों को ब्लड लॉस हुआ था, इसीलिए उन लोगों को बस खून की जरूरत थी। सो तुरंत वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स और जवान लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बताते हैं और सिर्फ 12 घंटे में ही उनको 5000 डोनर्स मिलते हैं। उसके वजह से उनको 1700 ब्लड यूनिट्स मिलते हैं और ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। सो जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया उन सबके लिए मेरा रिस्पेक्ट है और अगर आपने भी ब्लड डोनेट किया है तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब रेलवे बोर्ड ऐसा एक्सीडेंट होने का रीजन क्या है करके इन्वेस्टिगेट करने लगती है। पहला रीजन ये था कि ट्रेन की इंटरलॉकिंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक मेल फंक्शन ही इस एक्सीडेंट का कारण है। उस दिन ट्रैक 1 में खड़े गुड्स ट्रेन को स्टेशन मास्टर नोट नहीं किए और कोरोमंडल एक्सप्रेस को मैक्सिमम स्पीड में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और यही एक्सीडेंट होने का रीजन है करके बोलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। वो इंटरलॉकिंग सिस्टम बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काम करता है। उसका काम ये है कि अगर कोई ट्रेन ट्रैक में जा रहा है तो सेम उसी ट्रैक में ऑपोजिट में कोई ट्रेन आ रहा है या नहीं आ रहा है उसे सेंस करके बताती है। अगर कोई ट्रेन सामने से आती है तो तुरंत ट्रेन के लोको पायलट को रेड सिग्नल दिखाता है, स्पीड कम करके जाना है तो येलो सिग्नल दिखाता है और यही अगर ट्रैक फ्री है तो कोई भी ट्रेन सामने नहीं है तो वो ग्रीन सिग्नल दिखाता है और उस ट्रैक में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चला सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, ट्रेन को लूप लाइन में जाना है या मेन लाइन में जाना है उसे भी इंटरलॉकिंग सिस्टम ही डिसाइड करती है। कैसे एक फ्लाइट के लिए रेडार सिस्टम होता है वैसे ही ट्रेन के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है।
यही सिस्टम रेलवे ट्रैक्स के डायरेक्शंस को डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है। इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए कौन इंचार्ज है? अलग अलग शहर के रेलवे स्टेशन मास्टर ही इंचार्ज होते हैं। हर एक ट्रैक में पॉइंटर्स करके एक मशीन फिक्स होती है, वही इंटरलॉकिंग सिस्टम का हार्डवेयर है और वही ट्रैक में ट्रेन आ रहा है या नहीं आ रहा है करके उसे सेंस करके बताती है और उसमें अटैच हुए लीवर के थ्रू मैनुअली भी ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के बाद अब ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होता है। रेलवे बोर्ड मेंबर जय वर्मा ये बोलते हैं कि अगर कोई रेलवे मास्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू लोको पायलट को वंस कोई सिग्नल दे दे तो उसे रिवर्स करके रेड, येलो या ग्रीन में बदलना बहुत ही मुश्किल है। ट्रेन ड्राइवर भी कंट्रोल पैनल में जो सिग्नल दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है और स्टेशन मास्टर का काम कंट्रोल पैनल में सिग्नल इनपुट करने का था। और ऐसे ही उस दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को लूप लाइन में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस भी सिग्नल को देख के अपना स्पीड कम किए बिना जाती है। यहाँ पे मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी भी ट्रेन ट्रैक चेंज करते वक्त अपना स्पीड कम कर लेता है? क्योंकि हाई स्पीड में लूप लाइन में जाते वक्त डिरेल होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस ने स्पीड कम क्यों नहीं किया? एक्सीडेंट होने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट मरने से पहले ये बोलते हैं कि वो ग्रीन सिग्नल देने के वजह से ही वो लूप लाइन में गए थे। सबने ये सोचा था ये किसी क्रिमिनल का काम है। सो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से पूछताछ किया गया और वो ये बोलते हैं कि एआई के थ्रू ऑपरेट किया गया उस इंटरलॉकिंग सिस्टम को कोई भी क्रिमिनल इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता और ना ही उसके सोर्स कोड को ब्रेक करके कोई टेक्निकल ग्लिच कर सकता है। मे बी वो स्टेशन मास्टर अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए सिस्टम में हुए फॉल्ट को नोट किए बिना इग्नोर कर दिए होंगे और वही इस भयानक एक्सीडेंट का रीजन है और इस रीजन से उस स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड मेंबर जया सिन्हा ये बोलती हैं कि मुझे पता है इस एक्सीडेंट का असली रीजन क्या है, लेकिन ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होने के कारण कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS इसके बारे में फुल्ली इन्वेस्टिगेट करने तक उनको जो पता है उसे किसी को भी नहीं बताना है करके हायर ऑफिशियल से ऑर्डर मिला है। ऐसा करके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं। लेकिन ऑफिशियल्स के आंसर देखा जाए तो मीडिया और प्रेस में ऐसा दिखाया गया है कि ये गलती पहली बार हुआ है। लेकिन द प्रिंट नाम के एक आर्टिकल में इस साल फरवरी 8 को साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नाम का एक ट्रेन इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से अप लाइन में जाने वाली थी, लेकिन सिग्नल एरर होके ऑटोमेटिकली डाउन लाइन में चेंज हो गया था। लकीली लोको पायलट उसे नोटिस कर लेते हैं, सो इसके वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं। अगर उसी टाइम सिस्टम में हुए इस एरर को सही किया होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। और इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि कहीं इसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं। असली रीजन क्या है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इस एक्सीडेंट के पीछे किसी का प्लान है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल का काम है या ये सिस्टम एरर की वजह से हुआ है? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।